तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या कर लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस किया था और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी। ठीक है, वहां पर मोनोडेंटेट को भी डिस्कस कर लिया था कि मोनोडेंटेट क्या होंगे, और बाइडेंटेट में भी हमने डिस्कस कर लिया था। बाइडेंटेट में दो कैटेगरी डिस्कस कर ली थी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसा होगा और अनसिमेट्रिकल फॉर्म में कैसा होगा। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक आज अपने पास में जो जाएगा वो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको समझ लें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहली चीज है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, दोनों ही कंडीशन। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि d2sp3 और sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया। फिलहाल आगे बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, पहले तो उसको देख लो आप, ऑक्टाहेड्रल होता कैसा है, पहले तो इसको आप देख लो। देखो मेटल बीच में लगा होता है, इस टाइप से कंडीशन होती है, एक ऊपर और एक नीचे, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, इस ऑक्टाहेड्रल को अगर देखा जाए, इसका अगर हम इसको जोड़ें तो कुछ इस टाइप की ये चीज आपके सामने दिख जाएगी। मेटल हो गया, इस तरीके से हो गया। इसमें अगर लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स कौन सा होगा, देखो यहाँ लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स होते हैं, यहाँ लिगेंड्स लगे होते हैं, सब जगह लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अगली बात करें लिगेंड्स के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल की बात कर ले, थोड़ा सा इसको भी जान लो। तो यहाँ एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, सारे अगल बगल वाले जो भी होंगे 90 डिग्री होंगे। कुछ ऐसा होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ। ये कॉपी हो गई, मान लेते हैं ये कॉपी हो गई, ये अपना एक प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर वाला फॉर्म। ठीक है, एक ये ऊपर होगा और एक ये नीचे। हरी बात समझ में, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ये स्क्वायर प्लेनर फॉर्म हो गया, एक ये ऊपर हो गया और एक ये नीचे हो गया। तो लिगेंड 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 यहाँ लगे होंगे, एक ये ऊपर लिगेंड लगा होगा और एक ये नीचे लिगेंड। हरी बात समझ में, इस टाइप से कंडीशन है। अब यहां पर अगर हम सिस और ट्रांस की बात करें, भाई ये लिगेंड्स लगे हैं, सारी चीजें लगी है, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि 90 डिग्री अगर होगा तो उसको अपन लोग सिस में कंसीडर करते हैं, और 180 डिग्री अगर होगा तो उसको अपन लोग ट्रांस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये तो होता है, क्लियर हो गया, ट्रांस में कंसीडर करते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस लिगेंड की जगह पर नंबरिंग कर दे रहा हूं थोड़ा सा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। इस लिगेंड्स की जगह पर नंबरिंग कर दे रहा हूं, बात ना करें बिल्कुल भी। नंबरिंग, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया। अब जरा गौर से देखो यहाँ इस कंडीशन में कि कौन क्या होगा, अड़ोस पड़ोस वाले जो भी होंगे, यानी कि जो भी 90 डिग्री पे होगा, हमेशा ध्यान रखना वो सिस होगा। तो हम सिस की बात करते हैं कि सिस कौन कौन से होंगे। देखना 1 2 सिस है, 1 2 सिस है, ये इसके साथ देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये प्लेन के साथ लोगे तो ये सबके साथ 90 ही तो है। अरे ये वाला जो हिस्सा है इनके इसके साथ लोगे तो 90 ही तो है ये। अरे हाँ है ना, ये 90 ही तो है, ये 90 ये 90 ये 90। क्लियर है, तो जो भी होंगे उनके साथ 6 होगा। तो 1 2 के साथ 6 होगा, 1 6 के साथ 6 होगा, 1 5 के साथ 6 होगा, और 1 3 के साथ 6 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहा मैंने, ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ 6 होगा। ये जो ऊपर वाला है इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 6 होगा। आगे बात समझ में। नीचे वाला है, अब नीचे वाले को ले लो आप, तो ये प्लेन के साथ में 90 डिग्री है,
इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ सिस होगा। तो यहां पर अगर नीचे वाले को ले लो, इस 4 को ले लो, अब 4 के साथ देख लेते हैं, 4 5 सिस है, ठीक है, 3 4 4 3 सिस है, 4 2 सिस है, 4 6 सिस, ये 2 हो गए। अब ये तो मैंने एक ऊपर से लिया जो इसके साथ सिस था, नीचे वाला लिया ये इसके साथ सिस था, अब ये वाले भी तो आपस में सिस है, अड़ोस पड़ोस वाले भी तो सिस 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है। इसका मतलब नेक्स्ट वाली कंडीशन कौन सी बनेगी, 2 6 सिस हो गया, 2 3 सिस हो गया, 2 3 3 5 सिस हो गया, 5 6, बोलो आ गया। कितने सिस बनेंगे, 4 4 8 और 4 ये 12 सिस। आगे बात समझ में, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम समझिएगा इसको, क्लियर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांस में, अब बात करते हैं ट्रांस में, ट्रांस देख लेते हैं, चलो ट्रांस देखो, ट्रांस में क्या होगा 180, ट्रांस में क्या होगा 180। अब 180 कौन सा है, देखो ये 180 है, ये 180 है और ये 180 है, इसका मतलब ट्रांस में अगर देखेंगे तो 1 4, अरे होगा कि नहीं होगा, 3 2 5 और कितने मिलेंगे, और कोई मिलेगा, 3 6 2 5 और 1, यानी यहां कितने मिलेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है। तो सिस और ट्रांस की कहानी मैंने आपको बता दी कि सिस कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा होता है। ये होता है अपने किस कंडीशन पर, ये होता है अपने पास में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आ गई है। चलो अब बात करते हैं यहां पर कहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला केस लेते हैं एम, यहां पर अगर लेना चाहो तो A6। मुझे एक बात बताओ, मैं MA6 ले रहा हूं, मेटल ले लिया, प्लस माइनस n जो भी है वो ले लिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि A6 वाली कंडीशन अगर हम यहां पर ले, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको जनरल फॉर्म में बना ले, अगर मैं बनाना चाह रहा हूं, ये कंडीशन हो गई, यहां बनाया, यहाँ A लगा लो, 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 हर जगह A लगा लो, हर जगह A लगा लो। क्या इसमें कोई आइसोमेरिज्म होगी, कोई बदलाव हो सकता है इसमें, और बदलाव होने से कोई फर्क पड़ सकता है, बदलाव तो कर सकते हो लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, साथ में चलते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर समझ में आ गई तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप समझ में आ जाएगी। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना बड़ा टेढ़ा काम होता है जनरली, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको समझ लें, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। एम हो गया, बताओ एक बी है चेंज, हर जगह ए लगा देंगे, हर जगह ए लगा देंगे, यहां लगा दिया, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, और एक जगह बी लगा दो। बी को उठा के कहीं भी लगा दो, ए को उठा के कहीं भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार कहीं कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, सिमिलरिटी रहेगी, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहां से स्टार्ट होगी कहानी, देखो MA4B2, यहां पर स्टार्ट होगा MA4B2। बहुत आराम से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया तो बात करते हैं MA4B2 में। अब देखो आप ही को सोचना है कि MA4B2 को कैसे टैकल किया जाएगा, सोच के देखो। MA4B2 है, यहां M हो गया,
A4B2। तो एक काम करो, जो कम होते हैं उनको कंसीडर करो, जो ज्यादा होते हैं उनके कंसीडर नहीं करें, जो कम हो उनको कंसीडर करोगे तो इजी होगा। कैसे? हम एक काम कर रहे हैं, बी को अगल बगल लगा दे रहे हैं, ए को ऐसे लगा दे रहे हैं, आ गया समझ में? ए को ऐसे लगा दिया और बी को ऐसे लगा दिया। अब ये बी को यहां भी लगा सकते हो, बी को यहां भी लगा सकते हो, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी लगा सकते हो, बी को यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, बी को कहीं भी रख सकते हो। कितने फॉर्म में? मैंने क्या बोला, ये वाले फॉर्म में। आपके पास 12 फॉर्म है बी को रखने का, दो बी को एक साथ रखने का, जहां भी रखोगे उससे होगा, तो 12 रूप है। आप कहीं भी बी को लगा सकते हो, अड़ोस पड़ोस में लगा सकते हो, तो लगा दिया आपने। क्लियर है? यानी कि बी को यहां लगाना चाहो, 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 कहीं भी चाहो अगल बगल बी को आप लगा लो। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब बी आने की इसका मतलब है, यहां पर हम कहेंगे बी और बी के बीच में कौन सा फॉर्म हो गया? सिस हो गया। अब आप क्या करो, इन्हीं दोनों बी को पकड़ के ट्रांस लगा दो। क्या बना सकते हैं? बस ये देख लो, अगर बन जाएगा तो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम एक काम कर रहे हैं, दोनों बी को अपोजिट लगाएंगे। तो मेरा मन है ऊपर नीचे लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, और दोनों ए को यहां लगा दिया, बाकी ए को यहां लगा दिया। अब दोनों बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये बी और ये बी एक दूसरे के अपोजिट। ये समझ में आया कि नहीं? अब ये कहो कि यहीं पर लगाना सही है क्या? नहीं, इसके 3 रूप है। देखो 3 रूप कौन से? ये 3 रूप है, या तो 1-4 पे लगा लो, या 2-5 पे लगा लो, या 3-6। तो कितने रूप हो गए? 3। तो कोई भी 3 रूप लगा सकते हो। मेरा बी यहां लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है। हम एक काम कर सकते हैं, दूसरा हम बी यहां भी तो लगा सकते हैं, बी और बी यहां लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तीसरा, ये बी लग गया, ये भी लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। या एम है, क्या कंडीशन हो गई, या भी है यहाँ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये कौन सा फॉर्म हो गया? तो आप मुझे बताओ कितने रूप बनेंगे? 2। तो इसके साथ में हम ये भी सीख लेंगे कितने आइसोमर हो गए। समझ में आ गया? जल्दी नोट करें। क्लियर हो गया? तो 2 आइसोमर हो गए। चलो अगला ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करते हैं। अब तुम लोग ट्राई करो, खुद करो। नेक्स्ट ट्राई कर रहे हो, नेक्स्ट ट्राई करो। कितना नंबर है? 4th नंबर आएगा। नेक्स्ट ट्राई करो, क्योंकि खुद ही आप सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा आपको, मेरे बताने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। MA4BC। चलो MA4BC। अब कम कौन है? बी और सी कम है। कम कौन है? बी और सी। ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी कि नहीं होगी? पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? ट्राई करो। चलो बनाओ इसको। क्या करेंगे? वही कंडीशन। देखो मैंने क्या, जो कम है उसको अड़ोस पड़ोस में रखो। इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हो गया, बी और सी हो गए। अब क्या करो, इसका वही रूप। कौन सा? ट्रांस। कोई भी रूप रख दो, या बी रख दो या सी। यहां पर ए, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। और कोई रूप बनेगा? नहीं। अब तुम ये मत कहना सर सेम जो है वो सेम नहीं है, ये बी और बी सेम नहीं है इसलिए सिस नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वहां होता था। समझ में आया कि नहीं? तो दो सेम ग्रुप सेम साइड में सेम जगह पर हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दो कहां पर लगे हुए ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? बिल्कुल होगी, पहली बात। और दूसरी बात, कितने आइसोमर बनेंगे? चलो आगे बात करें। नेक्स्ट एग्जाम, हाँ, MA3B3। चलो ट्राई करो। MA3B3।
सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल रहा हूं मैं इसको। इसमें क्या होता है, 3 ए हो गए। अब देखो इसके 2 रूप दिखा रहा हूं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब एक काम करो, ये ए और ये ए एक साथ रखो, और ये बी और ये बी और ये बी एक साथ रखो, समझ गए? और अब मैं इसका एक और रूप दिखा रहा हूं, यहां समझो। अब एक काम करो, ये तीनों ए एक साथ कर दो, ठीक है? ये तीनों ए जो है वो एक साथ कर, और ये जो 3 बी है वो एक साथ। देखो दोनों में अंतर नजर आ जाएगा आपको, गौर से देखो, अंतर नजर आ जाएगा। यहां पर ए ऐसे, क्लियर है? इस टाइप से ऊपर से फेस का रूप है ये देखो, ये ऊपर है और ये दोनों ऐसे, ऐसे समझो। यहां से नहीं दिख रहा होगा तो यहां से देखो, ये दोनों ए ये है, ऐसे समझो। ये फेस है, ये ऊपर वाला है, तो ये एक तरह से तंबू टाइप का बन गया भाई, ऊपर से यूं करके एक फेस बन गया। अरे हाँ या ना, एक फेस हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं फेशियल फॉर्म, FAC रूप बोलते हैं। और दूसरा देखो क्या बन रहा है, दूसरा देखो गौर से, ये बन रहा है। अब दूसरा कहां बन रहा है, गौर से देखो कहां बन रहा है, तीनों प्लेन पर। इसको बोलते हैं मेरिडियन फॉर्म, MER। 2 रूप होते हैं, ध्यान रखना है इसको, 2 रूप होते हैं, FAC फॉर्म और MER। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 2 रूप होते हैं, फेस और ये। इसमें होता है A3, दोनों तीन होंगे, दोनों मोनोडेंटेट है, दोनों A3। तो इसका मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, पॉसिबल। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो रहा है? 2 ही होंगे, तीसरा रूप ही नहीं बन सकता भाई। कहां लेके जाओगे इस ए को? यहां लेके जाओगे तो यही बन जाएगा। इसको यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाओ, यहां से लेके जाओ भाई, यहां अगर ए ले आए ये फॉर्म बनेगा भाई। ए को इधर उतार दोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, ए को ऊपर रख दोगे तो ये वाला फॉर्म। ये जो काम आप ए के साथ कर रहे हैं वही काम आप बी के साथ कर सकते, तो भी वही कंडीशन होगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? दोनों फॉर्म समझ में आ रहे हैं? तो 2 ही रूप बनेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 2 नाम बनते हैं। क्लियर है? 2 नाम बनते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब थोड़ा दिमाग और चलेगा अब आपका। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ले रहा हूं MA3B2C, MA3B2C। सोचो ना, MA3B2C में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ये दूसरा पॉइंट। तो सोचना है हमें, MA3B2C, ठीक है? ट्राई करें, करोगे ट्राई? अब देखो आप क्या करोगे, ट्राई करोगे आप? अब ट्राई करने में क्या करोगे, हाँ, और क्या करोगे? इसके अलावा तो कुछ करोगे नहीं। ये बी और सी ऐसे बनाया, ठीक है। अब दूसरा बनाया होगा आपने, यहां बी और बी सी हो गए, बहुत बढ़िया। क्लियर? बी और बी सी हो गए, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या कर दिया, बी और बी को ट्रांस कर दिया होगा, यहां बी और बी कर दिया, बी और बी को यहां कर दिया, सी को यहां कहीं चिपका दिया, ये 3 ले लिया। और भी कुछ बना होगा ऐसा कुछ। फिर किसी ने क्या कर दिया होगा, बी और बी को यहां अड़ोस पड़ोस में कहीं लगा दिया होगा, ए और सी को कुछ ऐसा कर दिया होगा, ऐसे ही बनेगा।
फिर कोई चौथा आएगा, वो कहेगा कि यार बी को यहां लगा दो, ए को यहां लगा दो, सी को यहां लगा दो। मतलब अब क्या होगा ना, जितने दिमाग उतने आइसोमर। अब शुरू हो गया खेल। क्यों? क्योंकि 3 ए भी बढ़ गए, बी भी हो गए और सी भी बढ़ गए, और इसके आगे और बढ़ेंगे। तो इस जगह पर बचाव कैसे करना है, कैसे पता करना है कि कितने आइसोमर बनेंगे? अब यहां पर चीजों को समझना स्टार्ट करें कि यहां पर कितने आइसोमर बनेंगे। तो इस आइसोमर बनाने का एक और तरीका होता है, उस पर पहले फोकस करेंगे, फिर आगे आपको एक एक कहानी समझ में आ जाएगी। सुनो मेरी बात। एक काम करते हैं अपन, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेता हूं आपके पास में 2 A2 है, 2 B2 है। सुनना मेरी बात, और सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं अपन, शुरुआत कर रहे हैं यहां से। A2 B2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन मेरा ये है, आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया जनरल पॉइंट का, जनरल नॉलेज का, कि मेरे पास 2 A है, 2 B है, मेरे हाथ पे रखे। अब मुझे इन 2-2 के कितने पेयर बना सकता हूं मैं? मतलब मुझे 2-2 के पेयर बनाने हैं। 2-2 का मतलब 2A 2B या 1A 1B मिला के 2 का पेयर बनाना है। तो मैं कितने पेयर बना सकता हूं? और बढ़िया, कैसे? चलो पहला बताता हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, 2A को एक साथ रखा, 2B को एक साथ रखा, एक ये पेयर बना। समझ में आया? और दूसरा पेयर बनेगा AB AB। क्लियर? तीसरा बनेगा BA BA। नहीं बनेगा, चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, बात एक ही है। चाहे इसको आगे रखो चाहे इसको पीछे रखो, बात एक ही होगी। क्या कहा मैंने? 2A है, 2B है, कितने पेयर बना सकता हूं ये मुझे सीखना है। आज बहुत चीजें नहीं सीखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 2A है, 2B है, 2A 2B, तो 2 ही तो पेयर बनेंगे। आया ना? अब चलो रुको अभी रुको, शुरुआत करते हैं। दूसरा, अगर मैं कर देता हूं A2 BC, अब बताओ A2 BC के कितने पेयर बनाऊंगा? बताओ, 2-2 के बनाने, 2-2 के। भाई 4 है तो 2-2 के पेयर बनेंगे। कितने होंगे बच्चों? AA और दूसरा कौन सा होगा? AB। अब तीसरा AC को आगे कर दो, AB को पीछे कर दो, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया, चलो यानी यहां भी 2 बनेंगे। अच्छा, तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ABCD के कितने बनेंगे? चारों अलग कर दिए, बताओ। AB CD, अगला AC, बहुत बढ़िया। तीसरा और बन सकता है क्या? AC होता है, AD भी तो हो सकता है। चौथा, अब एक काम करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चले जाओ। MA2B2 के आइसोमर देखो कितने हैं। MA2B2 के आइसोमर कितने हैं? 2। ये देखो 2 आ गए, ये देखो 2 आ गए। MA2B2 के आइसोमर। MA2BC के आइसोमर कितने हैं? A2BC के आइसोमर कितने? आ गए। MABCD के आइसोमर कितने? बहुत बढ़िया, सीख गए। ये आंसर ही आ रहा है बेसिकली। क्लियर है? सिंपल तरीका है। अभी रुको, बात खत्म नहीं। ये समझ में आया कि नहीं है? नोट करोगे? जल्दी नोट करो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी नोट करो, और साथ में नोट करते रहा करो भाई। अब एक काम करते हैं, यहां पर आ जाते हैं। अभी तो मैंने किसके लिए बात की थी? 4 के लिए। अब बात करता हूं 6 के लिए। अब 6 में देखो A6 में होता नहीं है, A5 में होता नहीं, बताया था मैंने अभी। A5B में होता नहीं। A4B2 से स्टार्ट करते हैं। A4B2। अब कितने पेयर बनेंगे? देखो 6 हो गए हमारे पास में, वहां 4 थे, कितने के? 2-2 के 2 पेयर बन रहे थे। अब 6 है तो 2-2 के 3 पेयर बनेंगे। समझ में आ गया? 3 पेयर बनाने अपने को। चलो कैसे बनाएंगे? AA, फिर AA और BB, एक 3 का बनाना है, 2-2 के 3 पेयर। दूसरा AA AB AB, बताओ तीसरा बना सकते हो क्या? तीसरा बना सकते हो? नहीं, इसका मतलब 2 ही होंगे। मेरे हिसाब से A4B2 का आंसर यही था। साथ में चलो, साथ में
ट्राई करो मेरे साथ में, खुद ही ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट A3 B3 के लिए बताओ, सोचो सोचो A3 B3 के लिए कितने पेयर बना सकते हैं अपन? देखो दो ही बना सकते हैं, AA AB और BB, और दूसरा बना सकते हैं AB AB AB। बोलो सही लिखा मैंने? तीसरा कोई बना सकता है? नहीं। इसका मतलब यहां कितने हो गए? क्लियर? अब आ जाओ A4 BC में आ जाओ, ये भी अपन ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करो A4 BC में ट्राई करो, कितने बनेंगे? AA BC, और नेक्स्ट क्या बनेगा? AA को एज इट इज कर दो, AB, कितने हो गए? तो समझ में आ रहा है, यहां भी दो ही बनेंगे। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? अब पहले ट्राई करेंगे, फिर उसके आगे देखेंगे कि हम सही थे गलत थे और कितने बनेंगे। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है? चलो भाई ट्राई करो, कितने बनेंगे? A3 B2 C है, सोचो A3 B2 C है, A3 B2 C, दो A हो गए मेरे साथ में ही, सॉल्व करो। दो A, एक AB और एक। क्लियर? AA AB AC, क्लियर? कौन सा? हाँ BC, AB BC। क्लियर है? AA AB BC एक हो गया। अब एक काम करो, इन्हीं में से गड़बड़ी, इसको AA को एज इट इज कर देते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं? AC BB, और बताओ और क्या कर सकते हैं? AB, AB कर दें, और तो सही बोलो यार, AB हो गया, फिर AB, फिर और कोई, इसका मतलब तीन बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तीन आइसोमर बनेंगे, तीन आइसोमर। अभी दो दिख रहे थे और अभी दो से ज्यादा भी दिख रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट कितने होंगे? वो तीन होंगे। अब तीन ये कौन से होंगे ये भी देख लो। अब इनका डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको, मतलब लगा के दिखाता हूं कैसे बनेंगे। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो एक काम करो, आपको इसका बनाना है। आप एक काम करो, इधर फोकस करो, ये किया, ये ऊपर ये नीचे। सबसे पहले AA है, एक काम करो, AA है ना, ये AA है, इस AA को यहां रख दो। ये AB है, इस AB को यहां रख दो। फिर BC है, इसको यहां रख दो। ये देखो एक बना। समझ में आ गया? जो जैसा है वैसा रख दो। दूसरे वाले का बनाना है, इसका बनाना है मुझे, खुद समझ जाओ। AA यहां रख दो, AC यहां रख दो, BB यहां रख दो। क्लियर है? तीसरे वाले की बात करनी है, ये देखो बहुत सिंपल है। AB यहां रख दो, AB फिर ऊपर नीचे रख दो, और फिर AC यहां रख दो। तो ये होता है तरीका। तो खुद ट्राई मत मारना है किसको कहां रखें कहां नहीं रखेंगे, पहले ये दिमाग में रखना, फिर उसके हिसाब से सेट करना। हालांकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? नंबर ऑफ आइसोमर पूछे। पहला क्वेश्चन पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है कि नहीं है, नंबर 1 पहला तो ये पूछेगा। और नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितने आइसोमर बनेंगे। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। डायग्राम मैं क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि हर डायग्राम के साथ में मैं ऑप्टिकल आइसोमर, तो थोड़ा सा स्पेस लेके, यही डायग्राम बना रहे हो थोड़ा थोड़ा स्पेस जरूर ले लेना, भले साइड में ले लो कहीं भी ले लो, क्योंकि यहीं पर मैं बताऊंगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इतने ऑप्टिकल एक्टिव है, इतने ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये सारी चीजें मैं एक साथ बताऊंगा।
ज्योमेट्रिकल समझ गए तो ऑप्टिकल अपने आप सीख जाओगे, ये ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ज्योमेट्रिकल सीख जाओगे तो ऑप्टिकल अपने आप सीख जाओगे। तो अभी ज्योमेट्रिकल पे फोकस कर रहा हूं। चलो आगे देखते हैं कौन से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना लेंगे, फिर से बना लेंगे। चलो आगे देखो, इतनी जल्दी घबरा जाते हो तुम लोग। MA3B2C हो गया बच्चों, अब हो जाएगा, अब इस प्रोसेस का एलोबरेट फॉर्म लेता हूं, MA3BCD। अब आपका काम है ये, जल्दी से बनाओ, कितने आइसोमर बनेंगे जल्दी, 2A, AB, 3A हो गए, फिर B भी चला गया, CD 1 हो गया। अगला, अब इन्हीं में से कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, नहीं यहां कुछ गड़बड़ी, यहां कर सकते हैं, A को एज इट इज रहने दो, AC BD 2 हो गए। अब AC भी ले लिया, AD ले सकते हैं अपन, AA, AD, AD और BC 3 हो गए। और AC, AD, अब मुझे बताओ चारों का डायग्राम बना सकते हो, बनाओ चारों का डायग्राम। क्या बनाया, M, फटाफट बनाओ, स्पीड पकड़ो, यहां 2A, यहां AB, यहां CD, यहां ले लो, क्लियर। यहां पर AA, सीधे सीधे ऐसे लेना है, AC BD, इसका M, AA, AD, AD, BC, और इसका M, AC, AD एंड, लो भाई साहब, क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन यहां पर आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी नहीं है। चलो एक और ट्राई मारेंगे, 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं MA2B2C2। चलो मजा आएगा, जल्दी सॉल्व करो। 2A, 2B, 2C, इन्हीं दोनों में देखो AB, AB, CC, ठीक है, AC, 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 अगला AB, AC और AA, कर लोगे। और इसका अगर मैं कहूं कि आपको डायग्राम के फॉर्म में बनाना है, बना लोगे, कोई डाउट तो नहीं है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन यहीं पर लेता हूं, 9th। अब मैं ले रहा हूं MA2B2CD, बना लोगे इसका। अगला ले लेता हूं, चलो MA2BCDE, और अगला ले लेता हूं मैं MABCDEF। क्लियर है? देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, पॉइंट ये है MA2B2CD के 6 बनेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, बना लेना। इसके 9 बनेंगे और इसके 15 बनेंगे।
समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? 6, 9, 15, ये याद रखना। छह, 9, 15, क्लियर है? ऐसे बनेंगे 6, 9, 15। ये बात समझ में आ गई? इतना बड़ा आएगा नहीं हालांकि, लेकिन मैंने बता दिया यहां तक आएगा A2 B2 C2। तो A2 B2 C2 के 5, A2 B2 CD के 6, A2 B C D E के 9 और A B C D E F के 15। ये टोटल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ में आए? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? हर कंपाउंड का आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पता हो गया। कोई डाउट यहां तक? किसी को परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब सुनो मेरी बात को, यहां तक अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता दिया। अब सुनो आगे। अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट पर। ये अभी हमने क्या लिया? मोनोडेंटेट। अब मैं जा रहा हूं किस पर? बाइडेंटेट। तो चलो फिलहाल मेरे साथ चलो बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट में किस कर डिस्कस कर रहा हूं? ए का। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल ले रहा हूं MAA का होल 3। अभी ज्योमेट्रिकल की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल की बात एक साथ करूंगा। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिखाया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिखाया था। यहां मैं सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम m को कैसे लिखते हैं ये समझ लो आप। यहां m हो गया, इधर देख लो ये हो गया, इस तरीके से। अब अपने पास कितने हो गए? 6 हो गए ना। 6 कौन है? 6 लिगेंड हो गए। यहाँ कितना? AA का होल 3, इसका मतलब बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड है तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। A कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा और B कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहां से? इस कंडीशन में क्या होगी? यहां पर A होगा, यहां A होगा। देखो ऐसे लगाना है इसको। देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, समझो पहले मेरी बात, पहले समझ लो, फिर उसके बाद देखो। ये A ऐसे लगाना है, यूं लगाया, और ये का मतलब क्या हो गया? बाइडेंटेड। दोनों इससे एक साथ जुड़ गए। दूसरा यहां लगाओ, ये लगा दिया। तीसरा यहां लगा दो, आ गया। ये बाइडेंटेड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ऐसे। अब दूसरा इंसान कहता है कि सर मैं इसको ऐसे लगाना चाहता हूं, कि भाई मैं ये चाहता हूं, मैं इधर से इधर लगाना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आप ये भी लगा लो चाहे ये लगा लो, बात एक ही है। समझ में आ गया? दोनों एक जैसे। लेकिन तीसरी बात अगर एक और दिमाग में आ रही है, अगर ऐसे कहीं दिमाग में बात आ रही है कि सर ए यहां लगा दे, ए यहां लगा दे, ऐसा, ए यहां लगा दे, ऐसा, ए यहां लगा दे, ए यहां लगा दे, ऐसा, ये नहीं होगा। मैंने कहा है कि बाइडेंटेट में कभी भी उड़ के नहीं जाना है। उड़ के समझ रहे ना? ऊपर से नहीं जाना है। मतलब बाइडेंटेट में हमेशा 90 पे रहना है, मतलब अड़ोस पड़ोस में रहना है। ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होगी। देखो आप यहां देखो, यहां किस पे? 90 पे ही है ना। यहां देखो यहां किस पर है? 90 पे है ना। यहां देखो एक दूसरे के ऊपर क्या है? 90। तो बाइडेंटेड हमेशा जो लगेंगे वो अगल बगल लगेंगे, तो ये पॉसिबल। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखूं तो इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे मैंने वहां सिखाया था। जैसे ये दो हो गए, पलट दो। अगर पलटने से रूप चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और दोनों एक जैसे, ऐसे यूं हो जाए तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो आप ना सोच के दिखाओ मुझे कि यहां पर A है, यहां A है, यहां A है। मैं इसको इधर खिसका दूं तो ये बन जाएगा, एक एक खिसका दूं तो ये बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है सेम है। इसको पलट दूं तो भी ए चल रहा है, इधर से जाओ तो भी चल रहा है, सेम ही रहेगा, एक ही रूप बनेगा। और एक रूप बनेगा तो आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूप तभी हो सकता है, एक्सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। इसका मतलब ओवरऑल यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। आप समझ में आए? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पहली कंडीशन। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं दूसरा MAA का होल 2 A2।
अब सोचना है बच्चों, धीरे धीरे सोचना स्टार्ट। ए का होल टू ए, ठीक है, ए का होल टू A2 वाली कंडीशन आ गई। अब देखो यहां क्या कंडीशन कर सकते हैं, समझो मेरी बात। ये कंडीशन है, अब ए का होल टू A2 है। मैंने हमेशा कहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जब भी कंसीडर करना है तो हमेशा हम क्या देखते हैं, हम वो देखते हैं कि जो कि कम वाला हो, ये देखते हैं, कम वाली कंडीशन को देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर एम ए का होल टू A2 है, तो इस कंडीशन में दो ए को अड़ोस पड़ोस में लगा दो, ये तो हुआ, क्या लगा दो, दो ए को अड़ोस पड़ोस में लगा दो, बहुत आराम से समझना। और इस कंडीशन पर ये जो ए है इनको ऐसे लगा दो। जब दो ए एक जैसे अगल बगल लगे होंगे तो इसका मतलब ये कौन सा रूप हो गया, सिस। आ गया समझना। अब ये जो दो ए हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इन दो ए को मैं ऐसे लगा देता हूं। भाई आप कहीं भी लगा दो, देखो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि यार सर ऐसी बात आप कह रहे हो, हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते क्या, मैं कहता हूं ऐसे लगा दो। तो सर दो ए को ऐसे लगा दे तो, अरे तो मैं कहूंगा यार दोनों ए अपोजिट हो गए तो ट्रांस हो गया, इसमें कौन सी नई चीज है। और ट्रांस अगर है तो सिस है, और सिस है तो ट्रांस है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्लियर है। कौन से ऊपर से कहां निकल के गए, अड़ोस पड़ोस में ही तो ही है। और अगर मैं ये कहता हूं, मैं कहूंगा आपने ये बनाया तो मैं तो ये भी तो बना सकता हूं, मैं कहूंगा यार ए ऐसे लगा लो, ये वाले जो छोटे ए ऐसे लगा लो, बड़े ऐसे लगा लो, बोलो ये भी तो है, बिल्कुल है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों हैं तो एक ही जैसे, यहाँ ए है यहाँ ए है, ट्रांस है 180 पे, यहाँ भी है और यहाँ भी तो ए है, बोलो हाँ या ना, दोनों फॉर्म है। तो कितने आइसोमर बनेंगे, दो, बहुत बढ़िया। और दो आइसोमर के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, अभी बात चेक करना सीख रहे हो, तो तरीका समझ में आ रहा है, क्लियर है। साथ में चलो फटाफट चलो, ठीक है। चलो एक और ट्राई करो, एम ए का होल टू ए बी, ए का होल टू ए बी, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। ए का होल टू ए बी आया कि नहीं आया, एम ए का होल टू ए बी समझ में आया। वही कंडीशन जैसा ए था वैसा ए बी हो जाएगा, क्लियर। साथ में चलो, एम ले लो, यहां कंडीशन हो गई ए का होल टू ए बी है, तो पहले एक काम करो, ए बी को साथ में लगा लो, इन दो ए को ऐसे ले लो, ये एक और ये को ऐसे ले लो, और दूसरी कंडीशन यहां ले लो। हाँ भाई, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, बिल्कुल है। और कितने आइसोमर बनेंगे, चलो अगला एग्जांपल, एम ए फोर, सोच ऐसी सोच लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या एम ए फोर में, चारों ए है, दो ए इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर है। अच्छा चलो अगला देखो, एम ए टू बी टू, सोच के देख लो बच्चों, ए टू बी टू, क्या कंडीशन होगी, अरे ए टू बी टू है यार, दो ए सेम ले लो, दो ए ट्रांस ले लो, होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अरे होगा कि नहीं होगा, क्लियर। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर, अब थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में आ गई बातें तो समझ लो आप, A2, अब मैं A2BC ले लूं, बेटा ये फॉर्म अगर दिख रहा है, ये देखो ये वाला फॉर्म नहीं होगा, बाकी हर जगह हो जाएगा, इसमें होगा, बिल्कुल होगा। अगला देख लो, MAA ABCD, बोलो होगा, 100% होगा। तो लॉजिक लगाओगे समझ में आ जाएगी बात।
हालांकि इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में रखना इस बात को, कहां होगा और कहां नहीं होगा। होगा, आगे बात समझ में क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? इसमें इसमें कैसे हो जाएगा? 4 कहीं भी लगा लो बच्चे। हाँ ले लो, ये ले लो, देख लो भाई, ये 2 ए ए कहां चेंज करूं मैं? कौन सा कर दे? कैपिटल ए ऊपर नीचे। बेटा ये बाइडेंटेड है, ऊपर से निकल के आ रहे हो क्या? कैपिटल ए बाइडेंटेड है, 1000 बार वही समझा रहा हूं, ऊपर से निकल के 180 पे नहीं लगा सकते। सो गए थे क्या अभी? ये देखो कहां गया, ये यही तो तुम कर रही हो, और क्या कर रहे हो? हैं? कहां अलग है? ये ए और ये तो तुम ऊपर नीचे कर रहे हो उसको, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जितनी भी दिमाग में गंदगी सब निकाल लो, चेक करो। ए बी को सिस कर दो और ए बी को ट्रांस कर दो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एम ए बी का होल 3 प्लस माइनस एन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं ए बी के होल 3 में कैसे करेंगे। ए बी का होल 3, अब ए बी का होल 3 में यहां पर आपको एम लिखनी है। अब क्योंकि ये कैसा है, ए बी कैसा है, ये तो आपको पता ही है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, क्लियर है? और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड में अब ए बी को कैसे लगाना है वो समझ लो। यहां ए लिया, यहां बी ले लिया, ये जोड़ लिया, यहां ए ले लिया, यहां बी ले लिया, ये जोड़ लिया, यहां ए ले लिया, यहां बी ले लिया, ये जोड़ लिया। 90 डिग्री पे ही होगा, इसको ऐसे जोड़ दिया। अब इसमें क्या करना है, चेंज करना। अब चेंज कैसे किया जाएगा? कहीं कुछ मत चेंज करो, एक सिंपल सा चेंज करोगे, आपको अपने आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। कैसे करना होगा? यहां ए है, यहां बी है, लेकिन यहां बी कर दो, यहां ए कर दो, और यहां पर जो ए है वो बी को एज इट इज रख दो, बस सिंपल सी बात है। देख लो आप, यहां से देखो ए बी का एक सीक्वेंस आ गया, लेकिन यहां पर होगा ए बी, यानी कि इसका मतलब है सीक्वेंस ही चेंज हो गया। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड में अगर घूमने पर सीक्वेंस चेंज दिख जाए तो 100% आप देखना कि वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो गया। ऐसे समझना है, वैसे नहीं समझ पाओगे कि वो सिस क्या होगा, ट्रांस क्या होगा, नहीं समझ पाओगे आप। या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, नहीं समझ पाओगे, हालांकि वैसे भी नहीं समझ पाओगे। अगर बाइडेंटेड 2 होता तो एक बार समझ में भी आ जाता, लेकिन यहां पर बाइडेंटेड 3 है, तो 3 है तो 3 के लिए आप एक तरफ से चलो, क्लॉकवाइज चलो, ए बी, और यहां पर चलो ए बी बी, तो इसका मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। समझ में आ गया? अब यहीं पर अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, आप ही को सोचना कैसे करना होगा। एम ए बी का होल 2 A2, सोचो ना, ए बी का होल 2 A2। अब ए बी का होल 2 A2 है, तो 2 ए बी है हमारे पास में, यानी कि 2 है। अब 2 वाली कंडीशन में अगर हम बात करें तो आप एक काम करो, सबसे सिंपल सी बात है, मैंने कहा यार कि जो छोटे होते हैं उनको पकड़ लो, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ए बी है, यहां ए कर दो, यहां बी कर दो, यहां ए कर दो, यहां बी कर दो, यहां ए कर दो, तो दोनों ए सिस हो गए। और अब इसमें एक काम करो, दोनों ए को
ट्रांस में ले जाओ, या एक और काम कर सकते हो, इसका मैं एक और फॉर्म बता सकता हूं। और क्या कर सकते हैं, नहीं चलो यही रहेगा, रुको रुको यही रहेगा। इसका एक फॉर्म और बता सकता हूं, क्या, यहां पर क्या करो, ये जो ए है इनको ऐसे कर दो, यहां ए बी कर दो और यहां ए बी। देखो यहां ध्यान रखना, जब बाइडेंटेट की बात आती है तो नंबर ऑफ आइसोमर आपके सिलेबस में नहीं है, नंबर ऑफ आइसोमर नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब है कि नहीं है, लेकिन अगर मोनोडेंटेट है तो फिर वहां पर नंबर ऑफ आइसोमर पूछा जा सकता है। तो दोनों को ध्यान रखना, जब मोनोडेंटेट और जब बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में सिर्फ ये देखना है किसका होगा किसका नहीं होगा। मोनोडेंटेट में क्या देखना है, होगा कि नहीं होगा ये भी देखना है, नंबर ऑफ आइसोमर देखना है। तो यहां पर देखो आप, ये ए को कहां रखा है, सिस फॉर्म में रखा है। यहां पर जो ए है वो किस में चला जाएगा, ट्रांस में। इसका मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कर सकते, बात एक ही, तभी वही आ जाएगा। समझ में आया ना? अरे क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे वहां पर देखना है कि कौन सा होगा। तो ए को सिस कर दिया और ए को हमने ट्रांस कर दिया। चलो अगला देख लो, एक और देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ले लिया एम ए बी ले लिया और ए फोर ले लिया, बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा? ए बी ए फोर है, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ए बी को तो एक जगह फिक्स करो भाई, ए बी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ए की बात करते हैं तो ए आप कहीं भी लगा लो, ऐसे लगाओगे, मजबूरी हमारी ऐसे लगाने का, तो 100% क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि कहीं भी करोगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। भाई आप कहोगे ए बी को मैंने यहां लगाया, यहां लगा लो, यहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल तो लगे ना। तो ए बी यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, है तो अगल बगल 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे तो ए बी तो अपना एक फिक्स हो गया, सिस फॉर्म हो गया। और ए को कहीं भी घुमा दो, घूम फिर के वही खड़े हो जाओगे आकर। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। तो कहां कहां हो सकती है, अब आइडिया ले लो, आप आइडिया ले लो। एक बात मुझे बताओ, ए बी ले लिया मैंने, एक बात ले लो, ए टू बी टू में हो सकती है नहीं हो सकती है? आप कहोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतनी पॉसिबिलिटी होने की कंडीशन ज्यादा होगी, होगा कि नहीं होगा? और जितना कम वेरिएशन होगा, जितनी सिमेट्रिकल ज्यादा होगी, उस जगह पे दिक्कत होगी। आगे बात समझ में, यहां पर होगा कि नहीं? यहां ले लो एम ए बी ए टू बी सी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। यहां ले लो एम ए बी सी डी, होगा कि नहीं होगा? यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होने की कंडीशन समझ में आ रही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहां पॉसिबल हो रहा है और कहां पॉसिबल। कोई डाउट यहां तक? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख लिया। देखो मोनोडेंटेट का सीख लिया, सिमेट्रिकल का, बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल का सीख लिया और अनसिमेट्रिकल का सीख लिया। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो नेक्स्ट डालो हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यह है सबसे खतरनाक बात। याद करो क्या सिखाया था मैंने ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मैंने कहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक तो कीरल कार्बन एटम चाहिए बोला था, लेकिन वो कब चाहिए होगा था? तब चाहिए होता है जब चारों वैलेंसी अलग अलग हो। एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। लेकिन मैंने एक बात और भी बोली थी, वो बोली थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, अगर एनी टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री है, तो उस कंडीशन पर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। याद आया कि नहीं आया? सिखाया था कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। पॉइंट समझ में आ गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं उनमें ऑप्टिकल इनएक्टिव चेक करना है, एक्टिव चेक करना है, या ये चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पॉसिबल है और कहां पॉसिबल नहीं है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब चलो शुरुआत करता हूं मैं आपको। अब हम बात क्या कर रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लोगे ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मैंने बताया था, उस पर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलो मैं शुरुआत करता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री में, और सबसे पहले बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सुनना मेरी बात को, बहुत गौर सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने आपको सिखाया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, स्क्वायर प्लेनर। याद आया कि नहीं है, स्क्वायर प्लेनर, क्लियर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो सुनिएगा मेरी बात, यहां कोई भी लिगेंड लगा लो, चाहे ए लगा लो चाहे बी लगा लो, या एक काम कर लेता हूं मैं यहां पर मैं जनरल सी बात कर लेता हूं, यहां कोई भी लिगेंड ले लेता हूं, ये लिगेंड ले लिया, लिगेंड यहां होंगे। तो स्क्वायर प्लेनर में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो सुनिएगा बड़े गौर से, बड़े गौर सुनिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिससे कंपाउंड बराबर दो भागों में कट जाए, यही तो मतलब होगा, क्लियर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखो कौन कौन सा प्लेन डाल सकते हो, एक प्लेन ये डाल सकते हो, ये दोनों हिस्से चेक कर सकते हैं, यहां से डाल सकते हो, ये दोनों हिस्से चेक कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। डायगोनल डाल सकते हो, ये दोनों हिस्से चेक कर सकते हो, यहां से डायगोनल डाल सकते हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें डाल सकते हो, इसमें दोनों हिस्से चेक कर सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहां भी डायगोनल डाल सकते हो, ये दोनों हिस्से चेक कर सकते हो, क्लियर। और एक और हो सकता है, कौन सा हो सकता है, स्लाइड। याद आया कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्लाइड। स्लाइस का मतलब समझ में आया, क्लियर है। अब मुझे एक बात समझा दो, मैं यहां पर सिमेट्री करूं या अनसिमेट्री करूं, ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है चार लिगेंड में, चारों सेम है, दो सेम है, तीन सेम है, चारों अलग अलग है, तो एक बात मुझे बताओ, मैंने लिया MA4, मैंने लिया MA3B, मैं ले लिया MA2B2, मैं ले लिया MA2BC और मैं ले लिया MABCD। बात समझ में आ रही है। इनमें आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी चाहे उधर से बच जाए, मतलब जैसे मान लो यहां A है, यहां A है, यहां B है, यहां B है, समझ में आ गया, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मान ली मैंने बात, क्लियर है भाई। यहां से कट किया तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो तुमने तो कहा सर ये तो इसलिए बचा लिया, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि दोनों जगह सिमिलरिटी है, बिल्कुल सही बात है, जायज बात है। अगर मैं ये कर देता हूं M, आप कहोगे सर इसमें नहीं होगी, यहां दो A कर दो या B कर दो या C कर दो, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल बढ़िया बात है कि भाई अगर हम यहां से काटेंगे तो नहीं होगा, यहां से काटेंगे तो A है लेकिन B और C में नहीं होगा। लेकिन बेटा इनमें एक सिमेट्री तो हमेशा होगी, वो कौन सी होगी, स्लाइस वाली। और अगर स्लाइस वाली सिमेट्री है तो एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, यहां पर A कर दूं, यहां B कर दूं, यहां C कर दूं, यहां D कर दूं, तो इसमें स्लाइस वाली सिमेट्री हो सकती नहीं हो सकती है। और स्लाइस वाली सिमेट्री इस बात पर थोड़ी निर्भर करती है कि वो सेम है कि डिफरेंट है, वो तो जो जो इसके रास्ते में आएगा सबको बराबर कर देगा। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, पॉइंट समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। देख लो इस पॉइंट को, पहला पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले एग्जांपल में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब स्क्वायर, कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, समझ में आ रही बात। स्क्वायर प्लेनर में
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, यानी कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो मोनोडेंटेट हो, चाहे वो बाइडेंटेट हो, चाहे वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो, चाहे वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो। समझ में आ गया? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर? लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सुनना मेरी बात को, एक बात मैं बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। देखो एसेशन रीजन के पॉइंट आ ही रहे हैं आजकल, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते ही हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपके पास में स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, अब स्क्वायर प्लेनर कैसे डिफाइन करोगे बेटा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उस कंडीशन पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। तो इसमें एक ही सिंगल केस है, कौन सा केस है? MABCD, ये केस है MABCD। क्लियर है? ये एक ऐसा केस है, या फिर हम कह सकते हैं, एक और केस ले सकते हैं MABCD, नहीं और कोई नहीं ले सकते, यही लो ज्यादा सही। ठीक है? MABCD एक ऐसा केस है जिसमें आपका उस कंडीशन पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब कहोगे सर ऐसे कैसे? अरे सिंपल सी बात है। आप एक काम करो, आप एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, इससे मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, ये MABCD टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो मुझे बताओ CH4 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैं वहां से सोचना स्टार्ट करता हूं, यानी कि CH4 है तो यहां पर H होगा, यहां H होगा, यहां H होगा, यहां H होगा। बच्चों कहीं से भी काट सकते हो, मैंने सिखाया हुआ है आपको काटना, याद करो, कोई भी काट सकते हो। देखो कितनी प्रकार की कटिंग होगी, एक प्लेन ये कट सकता है, एक प्लेन देखो, एक प्लेन कैसा कट सकता है, कौन कौन सा प्लेन लगा सकते हो, ये मैंने सिखाया है। एक प्लेन ये काट सकते हो, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, 109 डिग्री है बच्चों। अरे भाई ये ऊपर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, तो ऊपर से आगे प्लेन काटो तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, इन दोनों को लोगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, जितने एंगल उस हिसाब से काट सकते हो। तो यहां से काटोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यहां नहीं दिख रहा लेकिन दिमाग में दिखेगा। यहां से ये काटो मिरर इमेज, यहां से ये काटो मिरर इमेज, यानी कहीं भी काटोगे मिरर इमेज मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, अगर मैं कर सकता हूं यहां पर CH3Cl, ये कर देता हूं, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो एक काम करो, Cl और H को ले लो, H को ले लो या Cl को ले लो, यहां H कर लो, यहां H कर लो, बताओ ये कटेगा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? एक काम कर लो, यहां पर ले लो CH2Cl2 ले लो, ये भी काट सकते हो यहां पर H ले लो, यहां H ले लो, यहां Cl ले लो, यहां Cl ले लो। बच्चों हाँ है ना? ये कट गया, एक ही कटिंग काफी है, एक ही कटिंग काफी है, ध्यान रखना। मतलब अगर एक भी ऐसा मिल जाए, एक सिंगल ऐसा मिल जाए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। याद करो मैंने सिखाया हुआ है, साइक्लिक में मैंने सिखाया था कि एक फॉर्म भी मिल जाए, मान लेता हूं किसी में 4 फॉर्म है, 4 फॉर्म है, 3 में बराबर कटिंग हो रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, एक में नहीं मिल रही है, एक में नहीं मिल रही है, बस वही पकड़ना है, एक में नहीं मिल रही इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और चारों में बराबर हो रहा है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है जिसमें वहां पर बराबर काट सके, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है जिसमें चारों, अगर मान लेते हैं एक ऐसी कंडीशन मिल रही है जिसमें सब बराबर काट सकते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसी मिल गई जिसमें हम नहीं काट सकते तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? देखो यहां पर भी नहीं होगा। और ले लो, और सोचो CH2Clbr, ये ले लो, A2BC ले लो, तो यहां Cl ले लो, यहां Br ले लो, यहां H ले लो, यहां H ले लो। बोलो बच्चों समझ में आया? ये देखो ये HH हो जाएगा। केवल एक केस है जहां पर कुछ नहीं हो सकता, वो कौन सा हो सकता है? CHClBri, मतलब MABC, ये देखो। तो अगर आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाए, तो वहां पर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिंगल केस है, ये केस है जहां पर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है।
इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख जाए, सीधे सीधे आंख बंद करके कह देना भाई साहब इसमें ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब यहां थोड़ा दिमाग खोल के अपने को चलना पड़ेगा, और जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने पढ़े हुए हैं उन्हीं को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, उन्हीं को फिर से देखना पड़ेगा, तभी मुझे बात समझ में आएगी। अब सुनो, मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बात करता हूं, और मैं बात करता हूं मोनोडेंटेट में। अब मैं आपके सामने ले रहा हूं MA6, MA5B, MA4B2, मैं सारे फॉर्म ले रहा हूं, MA4BC, MA3B3, MA3B2C, MA3BCD, MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE, और एक और ले रहा हूं MABCDEF। ये है हमारे पास में सारे रूप। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, यहीं पर बात करता हूं। ये रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? मुझे बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां है? नहीं है। यहां है? नहीं है। यहां है? यहां है? यहां है। और इसके बाद सब में होगा, जैसा कि अभी सीख चुके हैं, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। केवल 2 फॉर्म है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, MA6 और MA5B में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, नहीं होता इसमें। पहली बात समझ में आ गई है कि इन 2 केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब पॉइंट ये होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो समझ में आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का तो सिंपल तरीका आपको पता है। कौन सा तरीका पता है? कि सिमेट्री वाला। तो पहला क्वेश्चन का जवाब मैं यहां से आपको देता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे देखेंगे। तो आपको बताता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे देखेंगे, आप भी ध्यान रखें इस बात को। देखो, आप भी नोट कर लेना कैसे देखेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, मेरी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक काम करो, आप एक एग्जांपल लो, MA2B2C2। एक काम करो, वो पेयरिंग वाली जो कहानी थी ना, वो फिर से दोहराते हैं। A2B2C2 वाली पेयरिंग वाली कहानी दोहराते हैं। कितने आइसोमर अपन ज्योमेट्रिकल बनाया था? कितने बनाए थे? 5। फिर से बनाते हैं। AA, एक नालायक ने खराब कर दिया इसलिए फिर से बना रहे हैं। AA, BB, CC। बहाने हैं। AB, CC। अगला कौन सा होगा बताओ? AC, कौन सा होगा? AC, BB। अगला कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? AB, AC, BC। अगला कौन सा होगा? AA, BC। ठीक है बच्चों, 5 बनाए थे अपन ने। कितने बनाए थे? ये 5 थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये कौन से थे? 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसी में ढूंढो, इसी से मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता सकता हूं। क्या कंडीशन है? कंडीशन समझ लो, बस दिमाग में आ जाएगा। कंडीशन सुन लो, बस कंडीशन दिमाग में रखोगे, बात समझ में आ जाएगी। कंडीशन क्या है? नंबर फर्स्ट कंडीशन है 2 सेम पेयर नहीं होने चाहिए। दो सेम पेयर नहीं होने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 सेम पेयर यानी एक जैसे पेयर नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है 2 सेम लिगेंड एक साथ नहीं होने चाहिए।
20 मिनट चाय पिला दो। दो सेम लिगेंड एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वो रूप ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दैट्स इट। आओ चेक करें, आओ मिलके चेक करें। ये लो चेकिंग। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? दो सेम लिगेंड एक साथ नहीं होने चाहिए, दो सेम पेयर एक साथ नहीं होने चाहिए। देखो बच्चों, दो सेम लिगेंड हो गए, एक भी हो गया ना, खेल खत्म। इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इनएक्टिव। यहां देखो, दो सेम पेयर और सीसी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अरे आया समझ में? नहीं देख, अरे दिख रहा है कुछ? धुंधला धुंधलापन तो नहीं हो रहा? दिख रहा है कुछ? एक होता है ऊपर साइड में एक चीज होती है जो वो चल रही है। दो सेम एक साथ नहीं होने चाहिए। कोई एक दो लिगेंड, सेम लिगेंड एक साथ दिख गए तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दैट्स इट। वो रूप ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ए बी दो सेम ग्रुप दिख गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दो सेम ग्रुप दिख गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब समझ में आ रहा है? दो सेम रूप दिख गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। एक रूप ऐसा दिख रहा है तुमको, ये वाला देखो ना, तो इसमें दो सेम पेयर हैं और ना ही दो सेम लिगेंड हैं। क्लियर है? दो सेम लिगेंड है, ना ही दो सेम पेयर है। ये एक रूप ऐसा मिला, और ये जो रूप होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। और जैसे ही आपको एक रूप भी मिल गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन आएगा कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला ऑप्शन है ओनली ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्शन है ओनली ऑप्टिकल, तीसरा हो सकता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ। आंसर होगा बोथ। यानी कि इसका मतलब ये जो होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करेगा। ये चीज आपको समझनी है। अगर आप डायग्राम के बेस पे चले गए तो फिर आप फंस जाओगे बड़े कंपाउंड में। अगर बना बनाया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने सिंपल तरीके से दे दिया और डायग्राम की तरफ चले गए तो फिर 100% फंसना है। तो सिंपल तरीका पकड़ लो आप, बिल्कुल सरल तरीका बता दिया मैंने। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो एक काम करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं है? तो आप मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, हम शुरुआत कहां से कर रहे थे? MA4, M4 में तो होगा नहीं, A5B में होगा नहीं, कौन सा बचा? A4 B2। अब A4 B2 की बात करता हूं। चलो यहां देखो, A4 B2 बताओ। A4 B2 में अगर मैं बात करूं, सोच के देखो क्या होगा। A4 B2 में जनरल फॉर्म में अगर सिंपल A4 B2 लिखा हुआ है, सिंपल A4 B2 लिखा हुआ है तो नहीं होगा। लेकिन यहां पर भी एक बात है, या चलो A4 B2 के बारे में भी 2 मिनट बात करता हूं मैं। इसको 2 मिनट मुझे दो। A4 BC इसके बारे में बाद में बात करता हूं। इसके अलावा मैं एक काम करो, MA3 B3 को पहले निपट लेते हैं। बताओ इसमें क्या होगा? पेयर बनाओगे। कितने? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे? दो ही थे। अब उन दोनों में देखो कौन कौन से दो थे, कौन कौन से थे? AA AB है, क्लियर? दूसरा कौन सा था? AB AB AB। बताओ दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। आ गया समझ में? अगला कौन सा था बताओ? MA3 B2C। बोलो हाँ या ना? चेक करो कितने थे इसमें। MA3 B2C में कितने थे? 3। कौन कौन से फॉर्म थे बताओ जरा मुझे। AA हो गया, फिर कौन सा हो गया? AB हो गया, फिर कौन सा हो गया? BC हो गया। एक हो गया। दूसरा कौन सा था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। BB AC AA। तीसरा कौन सा था? AB AC A। क्लियर है? सही है? बताओ, चेक कर ले, चेक कर ले, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, चेक कर ले। ये देखो दो सेम हो गए, नहीं है। यहां पर दो सेम हो गए, नहीं है। यहां देखो AB AC AB, बेटा बिल्कुल कोई सेम नहीं है, इसका मतलब है, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अरे सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे हाँ भाई ठीक है। ये लो ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर है? तो इसका मतलब इस कंडीशंस की अगर बात करें तो ये भी नहीं है। यहां पर AB और AB ग्रुप हो गया तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव।
आया समझ में? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यहीं पे पकड़ लिया अपन ने, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। चलो अगला एग्जांपल कौन सा है? MA3BCD चेक करो, चलो जल्दी चेक करो है कि नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ बना हुआ है। ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव है रूप, उसमें कौन सा रूप है? रूप बता दो मुझे कौन सा है वो। AB AC, बहुत बढ़िया, AD, ये एक रूप मिल रहा है। कितने ऐसे कितने रूप मिल रहे हैं? एक ही मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। बहुत बढ़िया, क्लियर, ऑप्टिकल। अब आ गया समझ में? अब इसके आगे कहानी कर लोगे? कोई डाउट यहां तक? सब हो जाएगा पक्का? और अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो। मैंने लास्ट में लिखा था MABCDEF, याद आया? इसके मैंने कितने बोले थे? 15। तो मुझे एक बात बताओ, इसके 15 के 15 ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि कोई मैचिंग नहीं कर रहा। तो 15 क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। बोलो हाँ या ना? 15 कैसे होंगे? ज्योमेट्रिकल। और 15 के 15 कैसे होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। यानी कि टोटल कितने होंगे इसमें? कितने होंगे? 15 + 15 कितने होंगे? 30। अरे भाई कैसे चेक करते थे? याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया था। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर नाम की कोई चिड़िया थी, और मैंने कहा था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर चेक करते हैं तो ऑप्टिकल करते हैं, ज्योमेट्रिकल छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो अब ऑप्टिकल करते हैं, ज्योमेट्रिकल छोड़ते हैं। तो हम यहाँ ज्योमेट्रिकल कितने हमारे? 15, और 15 ही ऑप्टिकल एक्टिव है। 15 ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब 15 ये, तो उसके मिरर इमेज भी कितने होंगे? 15। तो 15 D होंगे, तो 15 कैसे होंगे? L। तो 15 15 कितने हो गए? 30। ज्योमेट्रिकल नहीं लेते जब हम स्टीरियो की बात करेंगे। जब हम स्टीरियो की बात करेंगे तो क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल नहीं लेंगे। याद करो, मैंने सिखाया था। फिर अपन ऑप्टिकल ही देख लेते हैं। याद है कि नहीं है? तो ऑप्टिकल देख लेते हैं। यानी इसका मतलब अगर मैं कहूं कितने होंगे, तो आप कहोगे 30 स्टीरियो आइसोमर होंगे। 45 मत कर देना कि 15 इसके 30 और 15 ज्योमेट्रिकल, 45 गलत हो जाएगा। समझ में आया? अपने आप ही ऑटोमेटिक कंसीडर करेंगे। और कैसे करेंगे? एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा कौन सा होगा? लीव होगा। तो दोनों आइसोमर, 2 आइसोमर हो गए कि नहीं हो गए? तो 15 ही D होंगे, और 15 ही कैसे होंगे? L। 15 15 कितने हो गए? 30। तो 30 हो जाएंगे स्टीरियो आइसोमर। समझ में आया कि नहीं? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, बताता हूं। बात करता हूं मैं MA4B2 में। अब इसको थोड़ा समझ लो, सीख लो। अलग से एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है MA4B2। ठीक है? अब MA4B2 में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उस कंफ्यूजन के लिए इस एग्जांपल को दोबारा लेके आ रहा हूं। देख लो, यहां A है, यहां A है, यहां A है, यहां A है, यहां B है। समझ गए? ये सिस हो गया। और दूसरा केस लेके आ रहा हूं, यहां पर ये दोनों B अपोजिट है। अब मैंने आपसे कहा कि बताओ इसमें ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कोई होगा? सोच के देखो। पहले यहां देखते हैं, ये AA है। आप चाहो तो ऐसे काट लेना, आप चाहो तो ऐसे काट लेना। ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के मिरर इमेज आ रहा है, और ऐसे काटेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके मिरर इमेज आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। आ गया? यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। हम ऐसे कह सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। और यहां देखो, अरे देखो, ऐसे काट सकते नहीं काट सकते हैं? ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से की मिरर इमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल कर रहा है। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब पहले जो जवाब था बिल्कुल सही है। क्लियर है? और उस फॉर्म से भी निकल गया होगा जो पेयर बनाए होंगे। जो पेयर बनाए होंगे उस फॉर्म से देखो जरा, उसमें देखो कितने पेयर बनाए थे? 2। मतलब कितने आइसोमर बनाए थे? 2। उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? 2 सेम लिगेंड एक साथ नहीं होने चाहिए, या 2 सेम पेयर एक साथ नहीं होने चाहिए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री दो प्रेजेंट हो गए। और अब ऐसा ही अगर एग्जांपल A4BC का ले लो तो क्या होगा? तो जो हाल आपने B2 का किया है वही हाल BC का होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, वहां तो B थे, यहाँ BC है। आओ इसके बारे में भी देख लेता हूं, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। M आपके पास बना हुआ है, आप उसी को देखो।
A4BC। देखो आप कौन कौन सा फॉर्म बनाया था मैंने, दो फॉर्म बनाए, एक B एक C, यहाँ A यहाँ A यहाँ A यहाँ A, और दूसरा फॉर्म कौन सा हो गया, यहाँ M हो गया, यहाँ कौन सा हो गया B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ कौन सा हो गया चलो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पर है, कहां नहीं है, खत्म करो जल्दी से फटाफट बताओ। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, यहां से काट दो ऊपर से है, इसका मतलब कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, नहीं है ना, बहुत बढ़िया, यही तो चीज सीखनी थी। अरे स्लाइस है भाई, स्लाइस से काट दिया, अब केवल ऊपर वाला बचा और नीचे वाला बचा। समझ में आया कि नहीं है, यानी कि इसका मतलब ऊपर का रूप और नीचे का रूप बचा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यही चीज मुझे सिखानी थी। तो जरूरी नहीं कि आप खड़ा काटो, पड़ा काटो, बेड़ा काटो, स्लाइस भी काट सकते हो। समझ में आया है नहीं है, बात तो तब है कि जब आप कहीं से ना काट पाओ। समझ गए ना, और नहीं काट पाते हो तो मुझे पता है। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आ गया, ये है कहानी। तो अब समझ में आ गया होगा पूरा, जहां तक मुझे समझाना चाहा कि कहां पर है और कहां नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसी में मैं अगर ऑप्टिकली आइसोमर की बात करो, चलो ऑप्टिकल एक्टिव की बात करता हूं, तो मुझे अब यही बता दो कहां है कहां नहीं है, मैं यही कहानी खत्म कर दे रहा हूं। लो ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, A4B2, A4B2 अरे नहीं है, अभी चेक करा, A4BC नहीं है, A3B3 नहीं है। यहां बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव जल्दी बताओ। A3B2C चेक करो जल्दी चेक करो, A3B2C, A3B2C कोई मिला, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कोई मिला नहीं है। A3BCD, हाँ यहां शुरुआत करो, है बिल्कुल है। A2B2C2 है, ये है, ये है, ये है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ क्वेश्चन, पॉइंट समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगले पॉइंट पर, जल्दी नोट करो। बाइडेंटेट, पहला एग्जाम्पल MAA का होल 3, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, MAA का होल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, नहीं है। क्लियर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, कंफर्म है, नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सोच के देखना, सोच के देखो। A है, यहां पर A है, यहां A है, और यहां A है, यहां A है, बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, सोच के देखो। सोच के देखो, है कि नहीं है, जवाब है नहीं है। क्यों, बिल्कुल दिख रहा है आपको उसमें, सीधा सीधा अपने आंखों से, जो दो हैं आपके पास आंखें, उनसे आप डायरेक्ट देख रहे हो, 4 आंखें, 2 घुटने में, ऐसे काटा तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्से का मिरर इमेज, ये तो दिखा, ऐसे काटा तो ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे एक ही रूप चाहिए अपने को, एक ही कटिंग जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रही है, ऑप्टिकल एक्टिव बना सकती है। समझ में आ गया नहीं? तो ये कटिंग जैसी हुई, ये देखो हिस्सा, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? और मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जो दिख रहा है एक्चुअल में वो है ही नहीं ऐसा। बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, सीधा सीधा दिखता है उनको, अरे बोले सर ये नो, ये काटा है, ये बना, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है, बताता हूं, समझना बड़े गौर से। ये है स्क्वायर प्लेनर, देख लिया,
ये स्क्वायर प्लेनर कौन सा, ये वाला, ये देखो ये चौकोर, ये है ऊपर और ये है वैलेंसी नीचे। ऑब्जर्व करना बहुत गौर से, देख लिया, समझ में आ गया। अब ये ए लगे कैसे हैं वो देखो, इस वाले का ऊपर वाले का ए इसके साथ बाइडेंटेड बना रहा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ये बाइडेंटेड बना रहा है। समझ गए, समझ गए। तो कितने भर गए, एक ये भर गया, एक ये भर गया, ये और ये भर चुके हैं। समझ में आया। दूसरा ये वाला ए, ये वाला ए, ये तिरछा ऐसे बना रहा है, मतलब मैंने कौन कौन से भर दिए, ये और ये वाला। समझना मेरी बात को। ऊपर वाला हिस्सा ऐसे, इधर वाला हिस्सा ऐसे, रिंग बना लो मनी मन में। ये एक रिंग ये बनी, एक इसके ऊपर था, यहां से एक रिंग ये बनी, और तीसरा हिस्सा ये इससे इससे ये कवर हो गया, ऊपर ये कवर हो गया, ये बचा। समझ गए, पक्का, ऑब्जर्व कर लिया। अब सुनना, अब मैं लेके आ रहा हूं प्लेन, मैंने प्लेन लेके आया और इस प्लेन से यूं कटिंग की ऐसे। अब इस कटिंग में क्या मिलेगा समझना, जब मैंने ऐसे कटिंग किया तो ये वाला हिस्सा का मिरर इमेज इधर होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कटिंग करूंगा तो ये जो तुम्हारी रिंग यहां बनी थी, इसकी रिंग मिरर इमेज में यहां बनेगी। पहला, ऐसे कटिंग करूंगा, इसकी रिंग की मिरर इमेज यहां बनेगी, नहीं है। और इसकी जो कटिंग की थी, इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी। कहीं से कोई ऐसी रूप मिल रही है जिसमें बराबर दो भागों में कट जाए। आप कहोगे यार ऐसे काटना सही नहीं है, सर गलत काट रहे हो आप ऐसे काटते हो सर। हाँ बहुत बढ़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे काटो, काट दिया। रिंग के दो हिस्से हो गए, रिंग के दो हिस्से हो गए, यानी कि इसका मतलब मिरर इमेज है। बिल्कुल है भैया, ये मिरर इमेज हो गया। लेकिन जब आपने ऐसे काटा ना, इसकी मिरर इमेज इधर आ गई, यहां। अरे मेरे भाई ऐसे ये है, इसकी मिरर इमेज यहां आएगी कि नहीं आएगी? शीशा देखते हो सुबह, दिखता है? अबे अपने आप को देखने के लिए बोला था, जो नहीं दिखता उसको देखने के थोड़ी बोला था मैंने। ये है, इधर आएगी, और इधर वाले की मिरर इमेज यहां चली गई। तो कहीं से भी कोई भी ट्राई करोगे आप, कंप्लीटली मिरर इमेज नहीं आएगी। अब समझ में आया कि नहीं है? तो इस पर फोकस नहीं करना है, क्लियर है? इस पर फोकस। इसको अगर तुम सोचो ये चिपका हुआ है बोर्ड पर, फिर तो कहोगे सर ये मिरर इमेज, ये क्लियर है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लेता है। MAA में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? तो आप कहोगे ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, ऑप्टिकल होगी। ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, ऑप्टिकल होगी। अब आई बात समझ में? ये है दिमाग की बात, क्लियर? समझ में आया? अब मैं यहीं पर तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यही मुझे जवाब दे दो, फिर मैं आगे बात करूंगा। AB का होल 3 प्लस माइनस में बता दो, बोलो ज्योमेट्रिकल है AB का होल 3? देखो कॉपी में, ऑप्टिकल? अरे होगा यार, क्योंकि जब उसमें नहीं हुआ, उसमें ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया जब सिमेट्री चल रही थी, दो A सेम थे, तो AB में तो 100% होगा ना। अरे कुछ दिमाग में जा रही बात? जब इसमें आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, जब दो A सेम है, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल को ढंग से ध्यान रखना। अब चलते हैं दो और एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल MAA का होल टू A2, ये आपको परेशान करेगा। MAA का होल टू A2, MAA के होल टू A2 में थोड़ी सी बातें
समझिएगा, इसके अगर मैं आइसोमर बनाऊं तो बच्चों इसके दो आइसोमर बनेंगे। पहली बात तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, और कैसे होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो कैसे होगा। मैंने कहा दो ए अगल बगल लगा लो, एक ए को एक ए के अगल बगल लगा लिया और एक ए को एक ए के अगल बगल लगा लिया, और यहां दो ए ले लिए, दो ए अगल बगल लगा लिए, सिखा चुका हूं मैं आपको। और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं दूसरा रूप ये बना सकता हूं, ये ए लगा दिया, ये ए लगा दिया, और ये ए लगा दिया, ये ए लगा दिया। बच्चों ये सिस होगा और ये ट्रांस होगा, दो होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सिस और ये ट्रांस है, इसमें अगर मैं क्या देखूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। देखो यहां मैं कट करूंगा, ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से मिरर इमेज, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। बोलो हाँ है ना। ऐसे कट किया मैंने, ऐसे कट किया, ऐसे मान लो, या ऐसे कट कर लो, कैसे भी कट कर लो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के मिरर इमेज आ रहा है। इसका मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो रही है बच्चों, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब जरा मैं इसको चेक करता हूं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां से काटूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सोच के देखो, अगर मैं यहां से काटूं, आप कहीं से भी काटो, लेकिन मैं सबसे सिंपल रूप दे रहा हूं, ये ए, इसका ए का मिरर इमेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बच्चों ये अलग अलग है। एक आगे की ओर जा रहा है उधर की ओर, और एक इधर की ओर आ रहा है, एक नीचे से इधर की ओर आ रहा है, एक आगे से आगे की ओर जा रहा है। आया समझ में नहीं आया? मैं अगर यूं काटूं तो ये वाला हिस्सा तो मिरर इमेज आ गया भाई। अगर मैं यूं काटूं, देखो मैं ऐसे काट रहा हूं तो ये हिस्सा मिरर इमेज हो गया, लेकिन अगर मैं यूं काट रहा हूं तो ये वाला हिस्सा आगे की ओर है और ये वाला हिस्सा पीछे की ओर है। तो ये वाला हिस्सा इसका मिरर इमेज, जो आगे वाला है इसका मिरर इमेज ऊपर की ओर आएगा, और ये जो नीचे वाला है इसका मिरर इमेज आगे की ओर जाएगा। मैच ही नहीं कर रहा ना, मैच ही नहीं कर रहा। जबकि ये अगल बगल है, तो यहां से कट करोगे तो ये इसका मिरर इमेज है। तो एक हिस्सा तो ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए बराबर कटिंग नहीं हो रही है। और बराबर कटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। बस ये है कहानी असली, यही तो बात है, ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये है ऑप्टिकल एक्टिव। तो अब ध्यान रखना जो बात बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपके पास में कहीं पर एग्जाम्पल आ जाए, मैं यहां देखो बता रहा हूं, सिस यहां लिखा होगा एम ए का होल टू A2, तो ये ध्यान रखना ऑप्टिकल एक्टिव है। और अगर कहीं लिखा होगा ट्रांस एम ए का होल टू A2, तो बच्चों ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये है कहानी, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से इसको समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है 4 ऑप्शन में। सिस रूप ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ट्रांस रूप ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। किसमें? इस रूप में। और सेम एज इट इज सेम, देखो मैं अब इसमें आगे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। एम ए की जगह पर आप एक काम कर दो, ए की जगह पर एक और काम कर दो, आप ए का होल टू BC ले लो, और यहां पर ले लो ट्रांस एम ए का होल टू BC। अब सोच के देखो, सोच के देखो, यहां देखो मैं यहीं पर सिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अपन ने ए लिया था, अरे हाँ है ना, यहां पर BC ले लो, बताओ यहां B ले लो, यहां C ले लो। तो ऐसे काटोगे जैसे काटा था, तो ये मिरर इमेज ये मिरर, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे काट दूं यूं, तो B और C कॉमन हो गया, एक दूसरे को हो गया। इसका मतलब ट्रांस में ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। जबकि यहां ले लो BC, तो जब यहां दो ए सेम थे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं हुई, तो BC में क्या होगी? जब दो सेम थे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी, तो BC में क्या होगी? नहीं होगी। इसका मतलब सेम है। अगर ये ले लो तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा? सिस।
और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। बहुत कायदे की बात समझ रहे हो। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार समझ में आने की बात है, एक बार दिमाग में बैठ गया बस काम बन गया। तो ध्यान रखना, सिस ट्रांस सिस ट्रांस, किसका सिस किसका ट्रांस, किसका ऑप्टिकल, कौन ऑप्टिकल एक्टिव, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर है। अब इसी में एक और रूप कर लेता हूं। अब मैं ले रहा हूं सिस एम ए बी का होल टू ए टू। अब सोच के देखो, अब मैं आगे एक और बढ़ा दिया मैंने, ए बी कर दिया, बस ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस ये दो ए के 4 ले लिए, अब ए बी के 4 ले लो, बस दैट्स इट, इसके आगे नहीं जाऊंगा मैं, खत्म। सोचो आप, सोचो सोचो, सिस एम ए बी का होल टू ए टू, प्लान कर लो बच्चों। एक बात समझो, जब ए नहीं हुआ तो ए बी कैसे होगा, जब ए नहीं हुआ तो ए बी कैसे होगा। यहां ए ले लो, यहां बी ले लो, यहां ए ले लो, यहां बी ले लो, यहां 2 ए ले लो, ये सिस है। क्लियर। फटाफट फटाफट सोचो। दूसरी कंडीशन, यहां एम ले लो, यहां ए ले लो, यहां बी ले लो, ठीक है, यहां भी ए ले लो, यहां भी बी ले लो, और यहां पर ए ले लो, ये ट्रांस है। सोचो किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल और किसमें नहीं है, किसमें है किसमें नहीं है। सीधी सी बात है, स्लाइस का मामला उठाओ ना सीधे सीधे, ये स्लाइस का मामला, ये ए मिरर इमेज है कि नहीं है। तुम कहोगे सर ए बी आपने करो, इसको पलट दो, अरे पलट दो, स्लाइस में तो निपट गया ना यार। तो इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव। और यहां देखो, जब ए नहीं कटा यार तो ए बी क्या कटेगा, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। बहुत बढ़िया। चलो एक और बात बता दो मुझे, इसी में एक और बता दो, ये सिस था, ये ट्रांस था, ये ट्रांस था। अब मुझे एक बात बता दो, तुम खुद सोच लो, सिस एम ए बी का होल टू ए बी और ट्रांस एम ए बी का होल टू ए बी। अब बताओ कौन ऑप्टिकल एक्टिव, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे सुनो, वहां से रिमोट देना, एसी का रिमोट दूंगा, जल्दी बताओ कौन ऑप्टिकली एक्टिव, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों एक्टिव, पक्का, श्योर, 100%। सिस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पक्का। ट्रांस कोई कंपाउंड अगर कट रहा है तो इनएक्टिव ही होगा। तो सोचो सोचो, ट्रांस वाला इनएक्टिव है, एम सिस वाला तो पक्का एक्टिव है ना, ये तो कंफर्म हो गया। अब ट्रांस वाले की बात करते हैं, ए ट्रांस बनाना है, ए बी, ट्रांस बनाना है, बनाते ट्रांस बनाते हैं भाई साहब। ये रहा ट्रांस आपका, ये एम रहा, यूं 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 यूं, यहां ए यहां बी, यहां ए बी, यहां ए बी, बताओ बताओ बताओ, ये कट रहा है यार, सोच नहीं पा रहे।
कहां से कट रहा? अरे इसका मतलब ये भी कैसा है? इनएक्टिव। क्लियर है? तो बाप को पूरी बात समझ में आ गई? ये देखो सिस एम ए बी ए टू, बोलो जल्दी बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस एम ए बी का होल टू, क्या बोला? ए टू, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। फिर यहां ले लो सिस एम ए बी का होल टू, ए बी एक्टिव, सिस एम ए बी का, सॉरी ट्रांस, ट्रांस रे ट्रांस, ट्रांस एम ए बी का होल टू ए बी। अब आ गई बात समझ में? अब मुझे लगता है पूरी बात समझ में आ गई होगी। कौन एक्टिव होता है, कौन इनएक्टिव होता है, कब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कब सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं और अब क्वेश्चन ये है, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, हमको बताना है किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, किसमें ऑप्टिकल आइसोमर है और किसमें बोथ है। कर लोगे? किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, किसमें ऑप्टिकल आइसोमर, किसमें बोथ। तो चलो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट आप नोट करो। मैं यहां पर एम मेटल, कोई भी अननोन मेटल एम ले रहा हूं, ठीक है, अननोन मेटल एम ले रहा हूं, वो क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट कुछ भी हो सकता है। बस लिगेंड्स लिखता हूं मैं, लिगेंड पर फोकस करना है आपको। NH3 का होल टू Cl2 प्लस माइनस N, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों बताने हैं आपको। जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ साथ में। आपको बताना है किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। किसमें ज्योमेट्रिकल, किसमें ऑप्टिकल, किसमें ज्योमेट्रिकल, किसमें ऑप्टिकल, किसमें दोनों। ज्योमेट्रिकल टिक कर लो, ऐसे करो यहां पर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल है टिक कर दो, ऑप्टिकल है टिक कर दो, ऑप्टिकल एक्टिव कर दो, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। जीआई किसमें है और ओ ए कौन है। चलो आगे देखो, अभी और एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, देखो फटाफट देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। कैसे चेक किया, देखो MA2B2 फॉर्म देख लो कौन सा है, एम, देखो सबके जनरल फॉर्म बना लो, MA2B2 वाले जनरल फॉर्म बन गए। यहां देखो क्या होगा बताओ, MA2BC, यहां बताओ क्या होगा, MABCD, यहां बताओ क्या होगा, MA6। सबसे पहले उसका बना लो जनरल फॉर्म। यहां देखो यहां क्या होगा, MA5B, यहां क्या होगा, MA2B2C2, यहां क्या होगा, MA3B3। बोलो आया समझ में? यहां लो MA3BCD। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। पहले वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल
इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल नहीं है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल नहीं है। ए बी सी डी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूं, मैं भी नहीं बोल रहा sp3 है। sp3 के लिए अलग केस है, अरे sp3 बताना पड़ेगा वहां पे। या ये कह सकते हो DsP2 है तो नहीं है, sp3 है तो है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मालूम चलेगा ना। तो मान लो भी DsP2 है तो नहीं है, या ज्योमेट्रिकल नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव। अरे आ गया समझ में, क्लियर हो गया? जल्दी देखो, यहां देखो, यहां क्या है, ज्योमेट्रिकल है नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। यहां पर ज्योमेट्रिकल है, बनाया है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताओ, A3B3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। यहां आ जाओ, यहां बताओ, बोलो बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल, ये है ना A3BCD था। चलो आगे आ जाओ। अब यहां लिखा है MEN का Ol2Cl2, देखो ये तो जनरल रूप लिखा हुआ है, तो जनरल रूप है तो इसमें अपन ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें सिस और ट्रांस के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल इधर भी है, तो अपन इसको क्या मान ले, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए दोनों कंडीशन है, सिस है कि ट्रांस है, उस पर डिफाइन करेंगे। चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आ ही सकता है ना। अब बताओ ये वाला बताओ, बताओ बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिव है। बताओ इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है नहीं है, GLY है। ये क्या है, ये है MAA का होल 3 और ये क्या है, MAB का होल 3। GLY कौन सा था, CS2 COO माइनस NS2, अनसिमेट्रिकल है। याद कर, सिखाया यार, AB को पलट दे, पलट दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, देखना कॉपी में, AB का होल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ध्यान रखना ये GLY क्या था, इसका फुल फॉर्म ग्लाइसिनेट, याद आया कि नहीं है? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिव भी है। चेक करना चारों ऑप्शन को देख के, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। अब बताओ इन सब में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो तो है ही, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर सिस है तो ट्रांस तो होगा ही होगा, तो सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्लियर क्लियर, सिस होगा तो ट्रांस तो 100% होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सिस का ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ट्रांस का नहीं होगा, यही तो मतलब हुआ। सिस है यानी कि सिस ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रांस। क्लियर है, हो गई कहानी खत्म। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन के साथ।